Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लास्ट वीडियो। इस वीडियो के बाद आपका ये चैप्टर जो है फाइनली वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स के बारे में कि कैसे हम लोग किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। छोटी क्लासेस में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे 2, 8 ऐसे करके। अब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को लिखना सीखेंगे 1s2, 2s2, 2p इस फॉर्म में। तो जब भी किसी एटम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जाता है उसके लिए 3 रूल्स फॉलो अप होते हैं। तो वो 3 रूल्स क्या हैं उसी के बारे में ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला रूल होता है, ठीक है, मैं अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे तीनों के नाम लिख रही हूँ, फिर एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला रूल होता है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ये होता है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, ठीक है। ये किसी साइंटिस्ट के नाम पर बेस्ड नहीं होता है। ये कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि कुछ रूल्स के नाम लिखे होते हैं और फिर पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा है जो किसी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर नहीं रखा गया है, तो वो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल होता है। दूसरा हमारे पास होता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और तीसरा हमारे पास होता है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है। जब भी हम लोग किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो तीनों रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है। और तीनों रूल्स बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, पर इम्पॉर्टेंट बातें बताते हैं, उनका आपको खास तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले रूल से। अब देखिए ये रूल क्या कहता है। ये रूल कहता है In the ground state of the atoms, the orbitals are filled in order of their increasing energies। मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में, कैसे बढ़ते हुए क्रम में आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है। यानी कि आपको इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में भरना है जिसकी एनर्जी कम है, और उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बाद में भरना है जिसकी एनर्जी ज़्यादा है। अब कैसे पता चलता है कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है या किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, उसके लिए हम लोग मदद लेते हैं बोहर-ब्यूरेज रूल की। ये क्या कहता है, ऑर्बिटल्स फिल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n+l। ये मैंने देखो जानबूझ के अंडरलाइन कर रखा है। n+l की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की वैल्यू पाई जाती है। और ये प्रिंसिपल हमें क्या कह रहा है कि उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरो जिसकी एनर्जी कम है, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे। मतलब हमें इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरना है जिनके n+l की वैल्यू कम है, यानी कि जिनकी एनर्जी की वैल्यू कम है। क्लियर है। तो अब देखिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 3s एंड 4s, ये है। आपने यहाँ पे देखा n की वैल्यू क्या है, आगे वाला नंबर 3। s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0। वैसे मेरे अकॉर्डिंग अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, बट नहीं है तो याद करो, ठीक है। अब हम ऐसे स्टेजेस पे आते जा रहे हैं जब आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0। तो s के लिए मैंने l की वैल्यू 0 लिखा, और आगे वाला जो नंबर है दैट इज़ वो हमें n की वैल्यू बता रहा है। तो n+l जब हम निकालेंगे कितना आएगा, 3। 4s के लिए देखिए n की वैल्यू, आगे वाला नंबर 4 है। s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0। तो 4 + 0 कितना आ गया, 4। तो किसके n+l की वैल्यू कम है, इसकी 3s की। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा और हाइयर वाले में 4s में बाद में भरा जाएगा। क्लियर है।
सेकेंड पॉइंट देखिए रूल का क्या कहता है, इफ द टू ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल, अगर कोई दो ऑर्बिटल हैं जिनके n प्लस एल की वैल्यू एक जैसी आ जाती है, देन द ऑर्बिटल्स विद लोअर वैल्यू ऑफ n विल बी फिल्ड फर्स्ट। तो जिसके n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। 2p एंड 3s। 2p के लिए देखिए n की वैल्यू क्या है 2, p के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1, n प्लस l निकालेंगे क्या वैल्यू आएगी 2 प्लस 1 3, है ना। 3s के लिए देखिए आगे वाला नंबर क्या है 3, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0, तो n प्लस l जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 0 3, तो यहाँ पे भी n प्लस एल 3 आ गया, यहाँ पर भी n प्लस एल 3 आ गया। तो जब भी हमारे पास n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाती है तो हम आगे वाला नंबर देख के डिसाइड करते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, n की वैल्यू देखकर हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। ऑब्वियस सी बात है n जो है वो हमें क्या बताता है शेल के बारे में। तो अब आप मुझे खुद बताइए सेकंड पहले आएगा कि 3 पहले आएगा? सेकंड पहले आएगा, और जो न्यूक्लियस के जितना पास होता है उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है, तो 2p पहले आएगा, 3s तो उसके बाद में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपका 2p है इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा और 3s में इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा। क्लियर है, नोट करिए इसको। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो आपका aufbau वर्ड होता है ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप, दिस इज़ अ जर्मन वर्ड, ठीक है, जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। अब क्योंकि हम कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख रहे हैं कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखी जाती है, अरेंज की जाती है, तो वहाँ से इसका नाम लिंक करके रख दें aufbau प्रिंसिपल, ठीक है। इसे नोट करिए, फिर हम लोग सेकेंड प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट दो रूल्स की तरफ। दोनों छोटे छोटे हैं इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया है। पहले हम बढ़ते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की तरफ। ये रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये कह रहे हैं कि जब हम एक ऑर्बिटल की बात करते हैं तो एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। एंड These must have opposite spin, और उनका जो स्पिन होता है या होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम सीखेंगे काम की बात। आप लोगों को ये पता है कि हमारे पास जब हम लोग सबशेल की बात करते हैं तो हमारे पास टोटल कितनी सबशेल होती हैं बताइए? 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? S होती है, P, D एंड F, ठीक है। एस सबशेल के अंदर अगर हम बात करें, जैसे ये सबशेल हम लोग निकालते थे, है ना, एल की वैल्यू से हम लोग निकाल लेते थे कि भाई हमारे पास ये वैल्यू आएगी, एल की वैल्यू 0 है इट मीन्स एस, एल की वैल्यू 1 है इट मीन्स पी, एल की वैल्यू 2 है इट मीन्स टी। तो फिर हम लोग क्या करते थे, एम एल की वैल्यू निकालते थे। तो आपको याद है कि नहीं है, पहले तो यही बता दो। नहीं याद है तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको समझने का, पहले पिछला वीडियो लेक्चर देख कर आओ, ठीक है। तो हम लोग जब ml निकालते थे तो ml की वैल्यू आती थी -l से 0 से +l। तो अब देखो s के लिए l की वैल्यू होती है 0, तो ml की वैल्यू क्या होगी 0। तो मतलब s सबशेल के लिए जो s ऑर्बिटल होता है वो एक ही होता है। तो s के अंदर हमारे पास कितना ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल। क्लियर है। अब आते हैं p पर। p के लिए l की वैल्यू होती थी 1, तो ml की क्या वैल्यू होती थी, -1 0 +1 ऐसे जाती थी ना, ठीक है। तो कितने ऑर्बिटल होते थे, 3। p सबशेल में p के 3 ऑर्बिटल होते थे, px, py, pz। शेप भी पढ़ी थी हम लोगों ने, याद है। तो p के अंदर कितने होते हैं, p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब आते हैं d पर। d सबशेल में d के लिए l की वैल्यू होती थी 2, तो ml की वैल्यू क्या जाएगी, -2 -1 0 +1 +2। तो 5 वैल्यूज़ आई, मतलब कि d सबशेल के अंदर d के 5 ऑर्बिटल होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz²।
तो यानी कि डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। एफ के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 3, तो ये क्या जाएगी -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, तो टोटल कितने हो गए 7। ओके, तो अब देखिए हमसे ये कह रहा है रूल प्रिंसिपल कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्बिटल को जब हम लोग ऐसे थ्योरेटिकली लिखते हैं, मतलब समझते हैं, तो हम लोग उसे बॉक्स या फिर सर्कल के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं इसको लिख रही हूँ, इसमें है एक ऑर्बिटल, एक स्क्वायर बॉक्स मैंने बना दिया। पी में 3 ऑर्बिटल हैं, पी सब शेल में, तो मैंने 3 बॉक्स बना दिए। ये एस है, ये है आपका पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ठीक है। डी में 5 ऑर्बिटल हैं, 5 डब्बे बना देंगे। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। फिर एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 डब्बे बना देंगे। 1 2 3 4 5 7 हो गया, ठीक है। तो अब देखो ये रूल कह रहा है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो भर देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और वो कैसे होने चाहिए अपोजिट स्पिन के। एक अगर आप ऊपर दिखा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो एक दिखाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। फिर पी में देखिए, एक डब्बे में 2 ही आ सकते हैं, 3 डब्बे में कितने आ जाएंगे 6। फिर एक डब्बे में 2 आ सकते हैं, 5 में कितने आ जाएंगे 10, डबल होता चला जाएगा ना। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो आपका जो आंसर है वो क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन। पी सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6, कम तो हो ही सकते हैं। यहाँ तो हम मैक्सिमम लिमिट पढ़ रहे हैं कि इससे ऊपर नहीं जाएंगे। एस में ऐसा हो सकता है एस ऑर्बिटल खाली पड़ा रहे, ऐसा हो सकता है एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन रहे, ऐसा हो सकता है एस में 2 इलेक्ट्रॉन रहे, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि एस में 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, नहीं, 2 से ऊपर नहीं जाएंगे। ये इसकी लिमिट है कि इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे कम कितना भी 0 भी हो सकता है। पी में 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, 6 से ज़्यादा नहीं। डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 10, और एफ में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 14, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए पहले इसको, फिर आगे बढ़ते, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये रूल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट अकर या विल नॉट टेक प्लेस इन ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, यानी कि सेम सबशेल की बात कर रहे हैं, डिफरेंट सबशेल में नहीं घुसा देना है, ठीक है, until each orbital is singly filled। अब ये क्या कह रहा है, इसे आसान शब्दों में समझते हैं। एक माँ है, उसके 3 बच्चे हैं, ठीक है। माँ ने रोटियां बनाई और तीनों बच्चों को बिठा दिया कि बच्चों बैठो, आओ खाना खाते हैं। तो वो क्या करेगी, वो ये करेगी, एक रोटी पहले तीनों को दे देगी, उसके बाद देखेगी कि कितनी रोटी है या किसको क्या भूख है, उसके अनुसार बाकी रोटियां बांट देगी। ये रूल ये कहता है कि अगर आप सेम सबशेल की बात कर रहे हैं, सेम सबशेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी सेम एनर्जी होती है, px, py, pz, ये क्या है, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं। तो कह रहे हैं ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है, सेम सबशेल वाले, कह रहे हैं जब भी आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो आपको इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरना है कि पहले आप सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो, ठीक है।
1 2 3। उसके बाद आप देखो कि आपको पेयरिंग करानी है। पेयरिंग कराना आपका प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। उस पेयरिंग पे पहले ध्यान नहीं देना है। ऐसे नहीं करना है कि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और आपने ले दबा के एक वही डाल दिए। ऐसे नहीं करना है। क्या करेंगे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल सिंगल भरेंगे। एक ही है, जैसे ऐसे मैं देखो लिख देती हूँ, हाँ, P1 P2 P3 P4 P5 P6। इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है कि भाई कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 इलेक्ट्रॉन है उसे ऐसे भरा जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है उसे ऐसे भरा जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन है उसे ऐसे भरा जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन है उसे ऐसे भरा जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन है उसे ऐसे भरा जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन है उसे ऐसे भरा जाएगा। समझ तो गए होंगे आप बात, ठीक है। अगर P3 है, कोई भी बच्चा ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं भरेगा कि एक में 2 दे दिए, एक को सिंगल छोड़ दिया, ठीक है। ऐसे नहीं करना है। आपको हर ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरना है। क्लियर है। और पॉलीज ने तो कहा ही था, क्या कहा था कि जब आप एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हो, ठीक है, तो ऐसे भी नहीं घुसा देना है, 3 भी नहीं कर देना है, 2 ही रखना है। और कहा था कि वो क्या होने चाहिए, अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। एक अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दूसरा क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है। इसे नोट करिए। फिर हम लोग वापस से इन तीनों रूल्स को ऐड करके मिक्सअप कर देते हैं और फिर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखते हैं कि कैसे हम लोग 1s2 2s2 करके कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि S में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं और F में मैक्सिमम 14 आ सकते हैं। ये ज़्यादा वाली लिमिट है, इससे कम ज़रूर हो सकते हैं, खाली ज़रूर हो सकता है, पर इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स में नहीं भरने हैं। समझ में आया, ठीक है। इसको नोट करिए, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 रूल्स पढ़ लिए हैं। सबसे पहला रूल क्या था, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। वो क्या कहता है कि आप इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिटल में पहले भरिए जिसकी एनर्जी कम है, उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज के अकॉर्डिंग भरते जाइए। सेकेंड रूल हम लोगों ने पढ़ा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उन्होंने क्या कहा कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते और वो दोनों इलेक्ट्रॉन भी अपोजिट स्पिन के रहेंगे कि अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। थर्ड था हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जिन्होंने क्या कहा कि हमें पेयरिंग तब तक नहीं करानी जब तक हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना पहुंच जाए। जैसे हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है, सेम एनर्जी सेम सब शेल वाले की बात हो रही है, उसके बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो आप पेयरिंग करा सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो ऑर्डर क्या चलता है, 1s 2s 2p 3s 3d 4s, ये सब चलता है। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसकी बात कर रहे हैं एटम के केस में, आयन के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जितना एटॉमिक नंबर उतने ही हमारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, ठीक है। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा, जिसकी एनर्जी सबसे कम है। किसकी कम होती है, जो न्यूक्लियस के सबसे पास है। कौन होता है, 1s। तो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s1। ऊपर वाला नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं हीलियम की, अच्छा इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ऑर्बिटल बना दो, एक डब्बा बना दो, उसमें एक इलेक्ट्रॉन दिखा दो, बट ये टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है और ऐसा तो है नहीं कि भाई हमारे पास छोटे छोटे एटॉमिक नंबर वाले ही एटम्स होते हैं, बड़े बड़े भी आते हैं, तो हम इसके अकॉर्डिंग लिखना प्रेफर करते हैं। इसको भी अभी शॉर्ट कर देंगे थोड़ा सा, और ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है।
चलिए हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 है, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, तो अब क्या होगा 1s2। ठीक है, s में 2 ही आ सकते हैं मैक्सिमम। फिर आते हैं लिथियम पर। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 3। 1s, s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 से ज़्यादा नहीं जा सकते, तो हमने 2 भर दिए। पर इस टाइम हमारे पास तो टोटल 3 है, तो जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा 2s में, तो हम लिखेंगे 2s1। तो 2 + 1 कितने हो गए 3। फिर आगे बढ़ते हैं, आते हैं बेरिलियम में। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4। ठीक है, अब देखिए 1s है 2s है, s में कितने आ सकते हैं 2, इस s में भी कितने आ सकते हैं 2, तो 2 और 2 टोटल कितने हो गए 4। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई 1s2 2s2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास है बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s 2s 2p। s में 2 आ सकते हैं, इस s में भी 2 आ सकते हैं, 2 और 2 4, पर हमें तो 5 भरने हैं, तो p में गया 1। मैक्सिमम p में 6 जा सकते हैं, पर 6 से नीचे तो कितने भी भर सकते हो, तो ऐसे हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग कार्बन पर। क्या बन जाएगी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन पे आते हैं, एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास कितने हैं 7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। ठीक है, s के अंदर जैसे 1s है 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2s है 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और ये 3 कैसे भरे हुए हैं, ये भरे हुए हैं ऐसे सिंगल सिंगल। क्लियर है? ठीक है, तो आप ऑक्सीजन का भी आई थिंक कर लेंगे। ऑक्सीजन में यहाँ एक आ जाएगा, फिर फ्लोरीन में एक यहाँ आ जाएगा, फिर उसके बाद नियॉन में एक यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1, 2 और 2 4 और 6 10 और 1 11। क्लियर है? तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप लोग कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हो। इसकी प्रैक्टिस करो, बुक की हेल्प लो। बुक जो है आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, वहाँ से आपको वैरायटी ऑफ एटम्स मिलेंगे। कॉन्फ़िगरेशन लिख लिख कर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या होता है, अभी तो हम चिंटू पिंटू वाले एटम्स की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। सो फॉर अस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और यू कैन से टाइम कंज्यूमिंग जब हम बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। ठीक है, तो मैं इसकी अच्छा ये तो एक्सेप्शनल केस है जो मैं भी डिस्कस करूँगी, तो इसको फ़िलहाल के लिए नहीं रखते हैं, थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास है Fe। ठीक है, इसका एटॉमिक आयरन एटॉमिक नंबर होता है 26। तो इसके कॉन्फ़िगरेशन ऐसे थोड़ी लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ऐसे थोड़ी लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं टाइम कंज्यूमिंग। हमारे पास और भी बहुत काम है भाई बड़े बड़े केमिस्ट्री में करने को, यही थोड़ी ना है कि सारा समय हम कॉन्फ़िगरेशन लिखने में ही भी निकाल दें। तो मतलब कहने का मतलब ये है, टाइम कंज्यूमिंग समझ लो या कन्वीनियंट तरीके से समझ लो। तो इसको भी हम और थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखते हैं, और वो शॉर्ट करके लिखने का तरीका क्या होता है, हम मदद लेते हैं नोबल गैसेस की। जैसे हीलियम है, इसका है 1s2, फिर हीलियम के बाद हमारा क्या आता है नियॉन, इसका होता है 1s2 2s2 2p6, फिर आता है हमारा आर्गन, फिर उसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐसे। तो हम इनकी मदद लेते हैं, जैसे कि जब तक हीलियम के बाद और नियॉन से पहले। ठीक है, जितने भी होंगे उनके कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि हीलियम का हमको पता है 1s2, तो हम लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे, 1s2 की जगह लिख देंगे हीलियम, कि भाई समझ जाओ हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन है, और 2s1। ठीक है,
फिर जैसे बोरोन है तो बोरोन के केस में अब इसका 5 है, हम लोग क्या लिख देंगे हीलियम, और आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे 2s2 2p1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कार्बन के केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं हीलियम 2s2 2p2। ये आपको यहाँ पे तो लग रहा होगा क्या है फालतू का, नीचे देखो। अब जैसे Fe है, इसका क्या है 26 के लिए इतना लंबा लिखने की बजाय हमें क्या पता है 26 से पहले कौन सा नोबल गैस आता है, आर्गन। ठीक है, आर्गन आता है, तो आर्गन कहाँ तक की कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है आर्गन में, 18 तक की। तो इसके 18 पकड़ लो, इसके 18 ये हैं, तो इसके लिए लिखा जाएगा आर्गन कि भाई यहाँ तक हमारे 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, और सिर्फ बाहर वाला लिख दीजिए 4s2 3d6। तो जो बड़ी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जिनका एटॉमिक नंबर बड़ा होता है और जिनकी लंबी कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है, तो वहाँ पे बहुत कन्वीनियंट हो जाता है ये लिखना। ठीक है, फिर ये क्रिप्टन से पहले जितने आएंगे सबके लिए आर्गन लिखा जाएगा, आर्गन से पहले जितने आएंगे उनके लिए नियॉन का लिखा जाएगा, नियॉन से पहले जितने आएंगे उन सबके लिए हीलियम का लिखा जाएगा। आई थिंक थोड़ा समझ गए होंगे आप, आइडिया तो आपको थोड़ा सा लग गया होगा। जब आप लोग एस ब्लॉक पी ब्लॉक पढ़ोगे ना, तब आपको ये शॉर्ट में लिखने वाले बड़े काम आएंगे, क्योंकि हम ग्रुप में जब पढ़ते हैं तो ऊपर से नीचे जाते हैं ना, तो एटॉमिक नंबर ड्रास्टिकली बढ़ता है, तो वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन इतनी लंबी लंबी नहीं लिखी जाती है, तब हम उसको ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं। क्लियर है सभी को? जैसे कि देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 में क्या होते हैं हमारे एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है 3। तुमको एटॉमिक नंबर भी नहीं पता, तुम कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हो, हीलियम मतलब 20-30 तक तो सबको याद होते हैं, तो हीलियम लिख दिया। अब ये आ गया 2s1। ठीक है, तो अब देखो हीलियम के बाद कौन सी नोबल गैस आती है, नियॉन। क्वांटम नंबर बढ़ा दो, लिख दो 3s1। नियॉन के बाद कौन सी नोबल गैस आती है, आर्गन। क्वांटम नंबर बढ़ा दो 4s1। फिर आर्गन के बाद कौन सी नोबल गैस आती है, क्रिप्टन। क्वांटम नंबर बढ़ा दो 5s1। तो देखो ना कितना काम आ रहा है आपको। अगर एटॉमिक नंबर नहीं भी पता है, वैसे तो पता होने चाहिए, ठीक है, एज अ टीचर मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं पता है, बट कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से अगर चलोगे तो आपके लिए ही बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। और फॉर टाइम सेविंग ऑल्सो हम लिखते भी ऐसे हैं, ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ आपको। जब आप बुक्स वगैरह में देखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन आपको इस तरीके से लिखी हुई मिलेगी, तो ये बहुत ईजी तरीका भी हो जाता है और आपका टाइम यहाँ पर नहीं वेस्ट होता है। क्लियर है? ठीक है, और कुछ याद हो या ना हो, आप नोबल गैसेज और उनके एटॉमिक नंबर तो ज़रूर याद करो प्रायोरिटी पे, पहली चीज़। उसके बाद जितने एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आप याद कर सकते हो करिए, बहुत अच्छी बात है, करिए, उसको ज़रूर करिए। आंसर तो देखो आप कैसे भी निकाल दोगे, आंसर निकालना इशू नहीं होता है, इशू ये होता है कि आपको जेन्युइनली चीज़ें कितने अच्छे से आती हैं। ठीक है, इसको नोट करिए। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ मैं जाते जाते, जब भी पी में बात आती है इलेक्ट्रॉन भरने की, नॉर्मली अब देखो ये तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं तो आप लोग नहीं पूछ सकते हैं, पर फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, ऐसा मैंडेटरी नहीं होता है कि मान लो आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5वां आपको यहीं भरना है। हम नहीं कह सकते, वी कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट द इलेक्ट्रॉन कि भैया तू यहीं पर जा। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी जा सकता है, वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी जा सकता है, पर हम सिस्टमैटिक तरीके से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम 5वें इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिखा देते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है कि यहीं जाएगा, यहाँ लिख दोगे या यहाँ लिख दोगे तो वो गलत है, गलत नहीं है, बस वो एक तरीका होता है लिखने का, एक पैटर्न के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और वो है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। क्रोमियम और कॉपर जो हैं ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन जो है ये शो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम एंड कॉपर। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 और कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। अकॉर्डिंग टू
आर कॉन्सेप्ट, अगर हम अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चले तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए आर्गन 3d4 4s2। कैसे भरते हैं इलेक्ट्रॉन? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, 2 और 2 4 और 6 10 12 18 20 24, ऐसे भरी जानी चाहिए। कॉपर के अकॉर्डिंग, कॉपर के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या भरी जानी चाहिए? आर्गन 3d9 4s2। ठीक है, क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 देन 3d9। बट जब हम एक्चुअल में देखते हैं तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होती है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है थोड़ी सी अलग। और वो क्या होती है? वो होती है क्रोमियम 24, इसके लिए होगी आर्गन 3d5 4s1, ये लिखी जाती है। और कॉपर के लिए लिखी जाती है आर्गन 3d10 4s1। अगर आप ध्यान दें तो हमने d ऑर्बिटल को यहाँ पर करा है हाफ फिल्ड और यहाँ पर हमने किया है फुल्ली फिल्ड। अब ऐसा तो है नहीं कि मन कर रहा था इसलिए कर दिया, है ना। इसके पीछे का जो रीज़न है कि ये क्यों एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं, उसके दो कारण हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं। और वो दो मतलब एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन के लिए दो बिहेवियर या दो रीज़न जो हैं वो क्या बताए जाते हैं। उसमें से पहला होता है सिमेट्रिकल इफ़ेक्ट और दूसरा होता है एक्सचेंज एनर्जी इफ़ेक्ट। अब ये क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सिमेट्रिकल इफ़ेक्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मोर सिमेट्रिकली भरे हुए पाए जाते हैं। डी है ना, 5 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप ऐसे दिखाओ इलेक्ट्रॉन को या ऐसे दिखाओ, ठीक है। कहीं टेंशन लो कि भाई ये क्या कर रखा है, एक ही बात है, कैसे भी भर दो। तो 3D में हम लोगों ने 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिए और 4s में ऐसे भर दिया। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मोर सिमेट्रिकली फिल्ड है। जबकि अगर मैं 3D4 की बात करूं, अगर ऐसे भरूं तो देखिए क्या हो जाएगा। D में तो 4 हैं, S में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर हम सिमेट्रिकल इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो 3d5 और 4s1 यानी कि इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मोर सिमेट्रिकली भरे हुए हैं, अरेंज्ड हैं एज कंपेयर टू दिस। पहला रीज़न तो ये है। इन द सेम वे यहाँ पर भी यही है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मोर सिमेट्रिकली भरे हुए हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू दिस कि यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पर 9 है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया इस तरीके से कि D में आपके पास 4 पेयर्ड हो गए हैं, एक अनपेयर्ड हो गया है और फिर से पेयर्ड आ गया। क्लियर है? ठीक है, तो एक तो हो गया सिमेट्रिकल इफेक्ट, दूसरा होता है एक्सचेंज एनर्जी इफेक्ट। अब एक्सचेंज एनर्जी इफेक्ट को ये किस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ये इस पे बेस्ड होता है कि भाई कितनी बार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपनी सेम सब शेल में पोजीशन को चेंज कर रहा है और एक्सचेंज जब कर रहा है पोजीशन तो उस टाइम एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, देखो सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। क्रोमियम का ही मैं डिस्कस कर देती हूँ, आई थिंक कॉपर का तो आपको वैसे ही डिस्कस हो जाएगा। क्रोमियम का पहले इसके अकॉर्डिंग भरते हैं 3d4 4s2। ठीक है, 4s को तो मारो गोली, 3d को पकड़ते हैं। 3d में देखिए 3d है, यहाँ पे भर दिए 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है,
इनकी पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं कि ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, ठीक है। ये यहाँ ऐसे आ रहा है, या इसको आप मतलब ऐसे नहीं देखना है कि ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, वो एक ही एक्सचेंज माना जाएगा कि ये यहाँ आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ना, जब ये यहाँ आएगा तो ये इसकी जगह जाएगा, तो वो एक एक्सचेंज माना जाएगा। तो इसने इसके साथ एक एक्सचेंज किया, ऐसे ही इसने इसके साथ एक बार एक्सचेंज किया, इसके साथ भी तो कर सकता है पोजीशन एक्सचेंज। एक बार इसने इसके साथ पोजीशन एक्सचेंज की, तो इस इलेक्ट्रॉन ने कितनी बार पोजीशन एक्सचेंज करी? 3 बार। इस इलेक्ट्रॉन को देखो, इसने तो ऑलरेडी जो इसके साथ की थी वो तो हमने काउंट कर ली। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है 2। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है 1। तो ये टोटल कितने टाइम्स अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं? 6 टाइम्स। इसको ना हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी निकाल सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता वहाँ पे जाने की ज़रूरत है, आपको वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 6 टाइम इसने एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन ने पोजीशन एक्सचेंज करा। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन था एक ऑर्बिटल में, ये इलेक्ट्रॉन था दूसरे ऑर्बिटल में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे होते हैं तो एक टाइम आता है ऐसा, बिल्कुल छोटा सा फ्रैक्शन ऑफ टाइम आता है ऐसा, जब वो एक दूसरे के पास से होकर गुजरते हैं। और जैसे ही वो एक दूसरे के पास से होकर गुजरते हैं तो उस टाइम उनकी एनर्जी, अब भाई इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो सेम ही होता है नेगेटिव, तो जब वो अपने एक दूसरे के पास से होकर गुजरते हैं तो उनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जब वो अपने अपने रिस्पेक्टिव ऑर्बिटल्स में जा रहे हैं, मतलब जहाँ पे उनको जाना है वो वहाँ पे जा रहे हैं, तो एनर्जी उस ऑर्बिटल के हिसाब से करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जब ये एनर्जी पहले ऑर्बिटल के हिसाब से थी, जब ये एक दूसरे के पास से होके गुजरे एनर्जी बढ़ गई, जब ये ऑर्बिटल्स में जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एनर्जी करेंगे, तो क्या करेंगे? एनर्जी रिलीज हुई। ऐसे कितनी बार पोजीशन चेंज हो रही है? 6 टाइम। 6 टाइम अगर पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो 6 टाइम क्या करेंगे? एनर्जी को रिलीज करेंगे। जितनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी उतनी ही खुद की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। और खुद की एनर्जी जितनी कम होगी उतनी ही ज़्यादा क्या आएगी? स्टेबिलिटी। ये एक तरीका है आपको समझाने का, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी मैं समझा सकती हूँ, बट जब आप इस तरीके से समझ सकते हो तो क्यों वहाँ पर जाना। चलिए, अब अगर मैं क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ इस तरीके से 3d5 4s1। अब आते हैं इसमें, डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं? 5। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी पोजीशन चेंज कर सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। कितनी बार एक्सचेंज कर सकता है? 4 बार। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पोजीशन चेंज कर सकता है, इसके साथ, इसके साथ 3। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पोजीशन चेंज कर सकता है, इसके साथ 2। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पोजीशन चेंज कर सकता है 1। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। कितने टाइम्स पोजीशन यहाँ पर चेंज हो सकती है? 10 टाइम्स। कितने टाइम्स एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी? 10 टाइम्स। किस में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी? इस वाले में। जो जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, इसका मतलब वो खुद की एनर्जी उतनी ही क्या कर रहा है? कम। मतलब कि उतना ही ज़्यादा क्या हो रहा है? स्टेबल। समझ पा रहे हो? ठीक है। तो बस यही एक रीज़न है, कहते हैं कि भाई एक्सेप्शनल बिहेवियर हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली फिल्ड ज़्यादा होते हैं, और दूसरा एक्सचेंज एनर्जी जो है उनका, मतलब एक्सचेंज जब वो करते हैं तो उस टाइम ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करते हैं उतनी ही एनर्जी खुद की कम कर देते हैं और अपने आप को उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते भी हैं कि क्रोमियम की बात करें या कॉपर की बात करें तो उनका हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनको मोर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। या आप जनरली ना इस सेंटेंस को कहीं पे भी सुन सकते हो कि हाफ फिल्ड मोर स्टेबल होता है। क्यों हाफ फिल्ड मोर स्टेबल होता है? उसके पीछे के ये 2 कारण होते हैं जो हमने डिस्कस करे। ठीक है, नोट करिए इसको। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कंप्लीट कर लिया है। अकॉर्डिंग टू मी बहुत ही अच्छी जर्नी रही मेरी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। हाँ, ये कह सकती हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत लंबा खिंच गया। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो तो मेरा मजाक भी उड़ा रही थी कि सेशन कंप्लीट हो जाएगा बट तेरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो
समझ सकती हूँ मैं, बट देखिए क्या होता है, आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते रहते हैं कि मैम ये चैप्टर करा दीजिए, ये चैप्टर करा दीजिए, सेशन पूरा कंप्लीट करा दीजिए, मतलब इस सेशन में सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दीजिए। तो देखिए, आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कीजिए। आप जब पढ़ते हैं तो आपके पास मेरे ख्याल से बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप मुझसे नहीं, आप किसी और से पढ़ सकते हैं, आप किसी और से नहीं तो थर्ड टीचर से पढ़ सकते हैं। मेरे पास ऑप्शन ये होता है कि मैं एक ही बार वीडियो डाल सकती हूँ और उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना बेस्ट डालूँ। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर मैं सोच के बैठूँ कि मैं एक दिन में 5 वीडियो डाल रही हूँ बट उनमें कोई क्वालिटी नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो मेरे किसी काम की है या आपके किसी काम की है। ऑब्वियस सी बात है, जब अगर वो चीज़ ही नहीं आ रही है जो मैं यहाँ से डिलीवर कर सकती हूँ या करना चाहती हूँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो जब भी हम क्वालिटी के पीछे जाते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम मांगती है। मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचती, ना मैं ऐसा कभी कहती हूँ कि भाई मैं 1 साल में आपका पूरा सिलेबस करा दूँगी या ये है वो है। मैं अपने अकॉर्डिंग वीडियोस बनाती हूँ कि मुझे जैसा लगता है कि हाँ, अब ये चीज़ बता सकते हैं या ये बच्चों के लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखा करिए। ऐसे मत सोचिए कि मैं दिसंबर तक या जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट कर दूँगी। मेरा जो यहाँ पर मोटो है वो या एम है वो ये है, आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट या अच्छे से अच्छे तरीके से, इजी तरीके से मैं केमिस्ट्री को कैसे डिलीवर कर सकती हूँ। और वो वीडियोस जो बनती हैं वो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग या मैं जिस तरीके से बेस्ट दे पाती हूँ वो उसी तरीके से बन पाएंगी। इस तरीके से नहीं बन पाएंगी कि इतने टाइम में हमको इतना पढ़ना है, ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा या स्ट्रक्चर ऑफ एटम की सीरीज़ कैसी लगी, आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एसबी एकेडमी के साथ बने रहिए, अपना ध्यान रखिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।